हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन जो टर्म 2 का एग्जाम हुआ था। टर्म 1 का एग्जामिनेशन का जो पूरा पेपर था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ। जो टर्म 1 में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस करे थे, जो आपके सिलेबस में हैं। जो सिलेबस में नहीं थे उसको हमने स्किप कर दिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीबीएसई जो एग्जामिनेशन टर्म 2 हुआ था, जो थी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था पूरा, उसके अंदर 3 सेक्शन थे। अगर जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो 3 उसके अंदर सेक्शन थे, ए बी सी। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे क्योंकि 1.5 घंटे का ही पेपर था, तो 14 क्वेश्चन थे इसके अंदर। ओवरऑल इंटरनल चॉइसेस दी गई थी, ओवरऑल चॉइस नहीं थी कुछ। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से जो 2 नंबर के थे, और जो सेक्शन बी है उसके अंदर 4 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के, और सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन थे 4 नंबर के। तो इस तरह से टोटल 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। तो आज इस वीडियो में इसके हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके सिलेबस में। यहाँ पर भी जो आपके सिलेबस में नहीं होगा मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम आप लोगों का बहुत टाइम कीमती है। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करके अपना टाइम आप वेस्ट ना करें। ठीक है, तो सबसे जो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सबसे पहले क्वेश्चन में इसने दे दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 0 to 1 x e x और x + 1 का स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रल करना है। इसकी वैल्यू निकालनी है। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल सही से कर रखा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा देखकर कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये इस तरह से लिखा हुआ है 0 to 1 और x e⁻x डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। इसको करना है आपको सिंप्लीफाई। अब इसमें इस तरह ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है और बाय पार्ट, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसकी वो बनती है यहाँ पर फॉर्मेट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर जो x + 1 है ना, ऊपर भी आप क्या करो, इसको x + 1 में कन्वर्ट करो। इस x की जगह आप लिख लो x + 1 - 1। ठीक है, x + 1 अपनी अपनी तरफ से किया, -1 उसको बैलेंस करने के लिए कर दिया, डिवाइडेड बाय x + 1 का स्क्वायर और e⁻x। अब हम क्या करते हैं, जो x + 1 है ना, इसको आप एक अलग टर्म बना दो, और -1 है, इसको आप एक अलग टर्म बना दो। e⁻x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप ऐसे लिख दो। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 में x + 1 -1 x + 1 का स्क्वायर e⁻x dx। अब ये वाली जो टर्म है ना, जो पहली वाली टर्म है, उस पहली वाली टर्म का अगर आप डेरिवेटिव करके देखोगे तो ये डेरिवेटिव आपके पास बन गया। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी कि अगर किसी फंक्शन में उसका डेरिवेटिव साथ में आपको ऐड करके दिया हुआ है, इसका इंटीग्रल हम करते हैं, e⁻x पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो आंसर बनता है fx इंटू में e⁻x + c। तो यहाँ पर fx आपके पास ये है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो 1 में x + 1 इंटू e⁻x, ये हमारा आंसर है। c यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो, तो लिमिट हम लगा देंगे 0 से 1। जब आप 1 पुट करोगे तो ऊपर e आ जाएगा, नीचे 1 + 1 2 आ गया। जब आप 0 पुट करोगे तो ऊपर e⁻0 मतलब 1 हो गया, नीचे 0 + 1 1 हो गया। तो आंसर आ गया e/2 - 1। तो इस तरह से आप अपने आंसर को यहाँ पर छोड़ सकते हो। अब ये क्वेश्चन तो बन गया ये वाला क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ पर कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर e⁻x + y है, प्लस में x स्क्वायर, फिर e⁻y। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, यही है क्या या कुछ लिखने में गड़बड़ है। x स्क्वायर इंटू में e⁻y है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है लिखने में। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से है, ये dy/dx e⁻x + y प्लस x स्क्वायर इंटू e⁻y ऐसे है। तो यहाँ पर जो e⁻x + y है ना, आप इसको भी ऐसे लिख लो, e⁻x इंटू में e⁻y। e⁻y आप दोनों में से कॉमन निकाल दो, यहाँ बचा e⁻x + x स्क्वायर। अब ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का ना आपके सिलेबस में एक ही तरीका दे रखा है कि जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करते हैं।
वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, जो x वाली टर्म्स है उनको सबको dx के साथ ले जाते हैं और जो y वाली टर्म्स है उनको dy के साथ ले आते हैं। तो हम यहाँ पर जो dx है इसको हम इधर ले जाएंगे ताकि x वाली टर्म्स के साथ आ जाए, इसको हम इधर ले आएंगे। तो dy अपॉन में e की पावर y, ये आ गया e की पावर x प्लस में x स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर e की पावर माइनस y कर लो, dy इसका इंटीग्रेशन करो और इसका भी इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस वाई, फिर माइनस वाई की वजह से -1 से डिवाइड करेंगे, e की पावर x का सेम रहेगा, इसका आ जाएगा 2x प्लस में c। इसको आप उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस वाई, इसको भी हम इधर ले आते हैं, इसको भी हम इधर ले आते हैं। यहाँ तीनों में माइनस आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अपने आंसर को, माइनस आप हटा दो और माइनस इधर शिफ्ट कर दो। अब कांस्टेंट जो होता है ना, कैसे भी दे रखा हो, कांस्टेंट में माइनस लग गया या कांस्टेंट में पावर आ गई या कांस्टेंट किसी कांस्टेंट से डिवाइड हो गया, ऐसे में आप क्या करो, जितने भी कांस्टेंट इकट्ठे होते हैं उन सबको हटाकर उनकी जगह आप एक कांस्टेंट कर दो कैपिटल C, या इसको इससे डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको C1 ले लो और लास्ट में जाके आप उसको C में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को यहाँ पर छोड़ सकते हो। अब से कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। परपेचुइटी का जब भी हम क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे परपेचुइटी कौन सी टाइप की है, फर्स्ट या सेकंड। तो उसमें पेएबल देखो कि भाई एंड में हो रहा है या स्टार्टिंग में हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ रुपीज दिस पेएबल एट द एंड, पेएबल एट द एंड। मतलब यहाँ पर फार्मूला आपको लगाना है परपेचुइटी ऑफ टाइप 1 P इक्वल्स टू R अपॉन I। अब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तो आपको निकालनी है, मतलब P तो आपको निकालना है। परपेचुइटी कितने की, 18,000 की है, तो R आपके पास 18,000 है। पेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ, हर 6 महीने बाद ये मिलती है। इफ द मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली। तो 8% अगर आपको आई दिया हुआ है लेकिन हाफ ईयरली के हिसाब से, तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो 4% लेना है। 4% मतलब 4/100। तो अब यहाँ पर आई की जगह पुट करेंगे 4/100 को आप सीधा बेशक यहाँ पर लिख दो। 4 से आप इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो यार लगेगा 4,50,000। इतनी आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट विच इज इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पर आपको जो नॉमिनल रेट है वो जो आई आपको दे रखा है या आर दे रखा है वो है यहाँ पर 10%। आपसे इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, तो इफेक्टिव रेट का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 P रेज टू पावर P माइनस 1। P यहाँ पर क्या है, कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है, कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है, तो कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस R की जगह आ गया 10%। 10% तो ये जो 100 होता है ना, ये परसेंटेज हटाकर ही लिखा होता है, तो आप इसको लिखोगे 10 अपॉन में 100, तो दोबारा 100 मत लिख देना कहीं। ठीक है, P आपके पास 12 है और इसकी पावर भी 12 माइनस 1, यहाँ से कैंसिल, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 20, यानी ये आ जाएगा 121 अपॉन में 120 रेज टू पावर 12 माइनस 1। इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं आपको, यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है, यही आएगी। आप बेशक चेक कर लो, यहाँ पर ये वैल्यू यही आएगी, तो आ जाएगा 1.00833, इसकी पावर 12 माइनस 1, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.1047। 1.1047 माइनस 1 यानी आ जाएगा 0.1047। इन टर्म ऑफ परसेंटेज आप करोगे तो 10.47%। ये हमारा इसका आंसर बनेगा। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि अब है बॉट ए मोबाइल फ़ोन फॉर ₹30,000। अब मैंने मोबाइल खरीदा कितने का, 30,000 का। द मोबाइल फ़ोन इज एस्टिमेटेड टू हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹3,000। अच्छा खासा यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद अब उसे बेचना है, तो स्क्रैप वैल्यू उसकी 3,000 मिल रही है। आफ्टर ए स्पैन ऑफ 3 ईयर्स, काफ़ी टाइम चला लिया फ़ोन। आजकल के बच्चे तो इतना फ़ोन चलाते भी नहीं, 3 साल बहुत हो गया। ठीक है, यूजिंग द लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो 2 साल के बाद उसकी जो बुक वैल्यू थी, यानी उसका जो प्राइस था वो कितना था।
तो अब क्या करोगे, पहले आप डेप्रीशिएशन अमाउंट निकालो कि कितना डेप्रीशिएशन हो रहा है। तो डेप्रीशिएशन अमाउंट निकालने के लिए आपको सी चाहिए, यानी ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 है, डेप्रीशिएशन कितना हो रहा है और स्क्रैप वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 3,000। कितने टाइम तक फ़ोन चलाया, 3 साल तक। तो जो डेप्रीशिएशन है वो क्या होता है, फार्मूला सी माइनस एस। फार्मूला जरूर लिखना, जब भी ये पेपर करोगे ना फार्मूला जरूर लिखना आपको हर क्वेश्चन में। तो सी आपके पास आ गया 30,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 27। 27 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 9,000, यानी हर साल 9,000 रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो ये जो बुक वैल्यू आप निकालोगे, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल वैल्यू थी 30,000 उसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक साल में इतना डेप्रीशिएशन हो रहा है, तो 9 दूनी 18, तो 30,000 में से 18,000 डेप्रीशिएशन हो गया, यानी वैल्यू रहेगी उसकी 12,000। यानी 2 साल के बाद वो फ़ोन बेचता तो उसको मिलती वैल्यू उसकी 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हाइपोथेसिस ऑलरेडी दिया हुआ है। हाइपोथेसिस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, म्यू इक्वल्स टू 35, म्यू नॉट इक्वल्स टू 35, मतलब 2 टेल टेस्ट के हिसाब से दिया हुआ है। कह रहा है कि सैंपल ऑफ 81 आइटम इज टेकन हुज मीन इज 37.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पर सैंपल जो है 81 आइटम का लिया गया, उसका मीन आपको ये दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 81 आइटम है, तो यहाँ पर इसको एज ए पॉपुलेशन मीन हम कंसिडर करेंगे। तो जो टी वैल्यू होगी उसका फार्मूला आप लगाओगे, तो सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज मीन डिवाइडेड बाय एस बाय रूट एन रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा वैल्यू है। तो अब यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे इसकी, तो सैंपल मीन आपको दे दिया इसने कितना 37.5, और ये हाइपोथेसाइज मीन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 35 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा। 37.5 में से 35 आप माइनस करोगे तो 2.5 आ गया, यहाँ 5 आ गया। जो 81 आएगा इसका स्क्वायर रूट करके ये ऊपर आ जाएगा। 2.5 से 5 को काटोगे तो 2 आ जाएगा, इससे मतलब मैं सीधा काट दूँ 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 4.5। तो जो टी वैल्यू है वो आपके पास आ गई 4.5। अब जो गिवन वैल्यू है, वैल्यू क्या आपके पास गिवन है, गिवन वैल्यू आपको ये दे रखी है 1.96। तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या इससे ज़्यादा है या इससे कम है, ये आपको पहले डिसाइड करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 1.96। अगर ये ग्रेटर देन है तो जो नल हाइपोथेसिस है ये हो जाता है रिजेक्ट। तो आपसे पूछ ही रहा है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस लेवल, मतलब नल हाइपोथेसिस यहाँ पर हो जाएगा रिजेक्ट। यहाँ कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड फॉर द चेरापूंजी, डिटरमाइन द ट्रेंड लाइन ऑफ रेनफॉल बाय 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब 3 ईयर मूविंग एवरेज के लिए डाटा आपको ये दे रखा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 ईयर मूविंग टोटल निकालना है। 3 ईयर मूविंग टोटल पहले आप निकालो, तो उसके लिए जो पहली 3 वैल्यूज़ है उनका टोटल करो। तो यहाँ पर 1.2, 1.9 और 2 इनका टोटल करोगे तो आ जाएगा 9 और 2 11, और इस कहाँ पर लिखना है, जो सेंटर वाली वैल्यू है ना इसके सामने लिखना है, ठीक है। 9 और 2 11 और 2 2 4 और 1 5, 5.1। अब उसके बाद आपने 1.2 को छोड़ा, 1.4 को पकड़ा, यानी 0.2 वैल्यू बढ़ गई, तो ये बन जाएगी 5.3। अब 1.9 को छोड़ा, 2.1 को लिया तो फिर 2 वैल्यू बढ़ गई, यानी आ गई 5.5। उसके बाद फिर 2 को छोड़कर आपने 1.3 को लिया, यानी 0.7 कम कर दो, तो 0.7 कम करेंगे तो आ जाएगा 4.8। अब 1.4 को छोड़कर आपने 1.8 लिया तो 0.4 बढ़ गया, यानी आ जाएगा 5.2। उसके बाद फिर 2.1 को छोड़कर 1.1 लिया, यानी सीधा 1 कम हो गया, 1 कम होने का मतलब है 4.2। उसके बाद फिर 1.3 को छोड़कर 1.3 लिया तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये रहेगा 4.2। तो ये तो आ गया आपके पास इन सब का मूविंग टोटल। अब मूविंग टोटल निकालने के बाद आपको निकालनी है
मूविंग एवरेज, 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या करना है, बस जो ये वैल्यूज आ रखी है इनको 3 से डिवाइड कर दो। अब 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.7 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1.7 तो नहीं आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1.7666 चलता रहेगा, तो राउंड ऑफ करके आप उसको 1.77 लिख सकते हो, ठीक है। तो राउंड ऑफ कर दिए, 666 चलता ही रहेगा ये। इसको आप करोगे तो 18 3 जा 54, तो ये आ जाएगा 1.83, 4.8 1.6 हो जाएगा, ये 5.2 यानी आ जाएगा आपके पास 1.73, 4.2 आ जाएगा 1.4, और ये भी आ जाएगा 1.4। तो ये आपके पास इसकी मूविंग एवरेज आ जाएगी। अब ये मूविंग एवरेज आपने निकाल ली, उसके बाद क्या ग्राफिकली शो करना है। द फॉलोइंग टेबल शो द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड फॉर दिस, डिटरमाइन द ट्रेंड। ट्रेंड आपको डिटरमाइन करना है, ट्रेंड डिटरमाइन करना है तो मतलब इसका ग्राफ आपको बनाना है। ग्राफ जब आप बनाओगे, ये x हो गया, ये y हो गया। x पर आपको ये ईयर रखने हैं, 2001 से स्टार्ट करेंगे, 2001, फिर 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, 7, 8 और 9, इक्वल डिस्टेंस पर ये लेना है। और जो वैल्यूज़ है आपके पास, यहाँ देख रहे हो पॉइंट्स में वैल्यू दे रखी है, 2.1 हाईएस्ट आ रही है। एक तो ये वाली वैल्यू देखनी है जो ओरिजिनल, और जो आपके पास एवरेज निकली, ये दोनों वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने वैल्यू यहाँ पर ले ली। अब क्योंकि 1 पॉइंट में दे रखी है आपको, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 0.1, 0.1, 0.2, या 2 का गैप ले लो, 2, 4, 6, फिर 0.8, यहाँ आ जाएगा 1, फिर 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 और फिर 2.2। मैक्सिमम आप यहाँ तक रखो। जब आप ये वाला डाटा लोगे तो 2001 के सामने 1.2 पर आप मार्क करोगे, तो 1 के सामने 1.2 पे मार्क करना है आपको, मतलब इधर मार्क करना है। फिर 1.9 पर मार्क करना है। तो जब आप ग्राफ में बिल्कुल बनाओगे, अभी तो मैं अंदाजे से ही बना रहा हूँ पॉइंट, आप बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा ये। फिर आएगा 2 पर, उसके बाद 1.4, 1.4 किसके सामने, 2004 के सामने। फिर 2.1, उसके बाद फिर 1.3, 1.3, फिर 1.8, फिर 1.1, 1.1 और लास्ट में है 1.3। इस तरह से आ जाएगा। तो इनको आप ज्वाइन करेंगे, तो ये इसकी जो एक्चुअल लाइन है इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अब जब आप इसकी ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ट्रेंड लाइन के लिए आपको ये वाली वैल्यूज़ लेनी है। तो 1.7, अब यहाँ पर 2002 से स्टार्ट करना है आपको, 1.7, तो 2 के सामने 1.7 पे जाओगे, यहाँ पर आ जाएगा। फिर 1.77 यानी इससे थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा बस, 1.83, फिर 1.6, 2005 के सामने, फिर 1.73, 1.73, फिर उसके बाद 1.7 इधर आ जाएगा, फिर 1.4 इधर आएगा, और ये भी 1.4। तो आप ग्राफ में जब बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। और इसको आप चाहे डॉटेड लाइन से दिखा दो, चाहे कलर्ड लाइन से दिखा दो, जैसा भी आपको सही लगे। और यहाँ रिप्रेजेंट कर देना, जो ब्लैक लाइन है वो एवरेज है, 3 मतलब ट्रेंड लाइन है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये ट्रेंड लाइन है, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो एक्चुअल लाइन है। तो इस तरीके से अगर ग्राफ आपको बोलता है तो आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है।
उसके बाद देखिए जो नीचे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको मैक्सिमाइज करना है, z आपको ये दे रखा है, इफ़ पॉसिबल वर्ड और लगा दिया, तो यानी पहले चेक करना है पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें भी आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना है, तो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। इसमें यहाँ पर कहता है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। इसके लिए जब आप सॉल्व करोगे x माइनस वाई, जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू का साइन लेते हैं, तो x को अगर आप 0 करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी 1, यानी पॉइंट इधर आ जाएगा। अगर y को 0 करोगे तो x आएगा -1, तो x -1 इधर आ गया। ये लाइन चलेगी हमारे पास इसकी इस तरीके से। अब दूसरी इक्वेशन है -x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। x को 0 करेंगे तो y 0 आएगा, या y को 0 करेंगे तो x 0 आएगा, तो मतलब इसमें एक पॉइंट ये आएगा। दूसरा पॉइंट आप ले लो कि अगर आप x की जगह 1 करते हो तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ आ गया। तो इसकी लाइन जाएगी इस तरीके से, और ये एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, एक्स 0 की लाइन ये होती है, y 0 की लाइन ये होती है। ये कौन सी लाइन थी, यहाँ पर लिख दो -x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और ये थी x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ग्राफ में जब आप लिखोगे लाइंस को तो हमेशा इक्वल से ही लिखना है, क्योंकि लाइन आप इक्वल्स की ड्रॉ कर रहे हो। अब शेडेड पोर्शन देखेंगे क्या बनेगा। इसमें अगर आप शेड करोगे, इसमें अगर आप पुट करोगे, मान लो मैं 0 0 पुट करता हूँ, इस लाइन के लिए मैं 0 0 पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू -1। अब 0 तो -1 से छोटा नहीं होता ना, 0 तो बड़ा होता है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट आ रही है फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब है कि इस लाइन का शेडेड पोर्शन 0 की तरफ नहीं होगा, इसके अगेंस्ट होगा। अगेंस्ट मतलब इधर होगा। अब आ जाते हैं दूसरी लाइन पर। दूसरी लाइन में अगर आप 0 0 पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि लाइन ये 0 0 से पास हो रही है। तो ऐसी लाइन जो 0 0 से पास होती हो, उसमें आप 0 0 की जगह कुछ और वैल्यू पुट कर लो। सिंपल तरीका ये रहता है कि आप x एक्सिस या y एक्सिस की कोई वैल्यू पुट कर लो। मान लो ये पॉइंट है 1 0, मैं यही पुट करके देख लेता हूँ कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये बना -1, y की जगह 0, तो ये कह रहा है कि भाई -1 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू आ रही है। -1 तो 0 से छोटा होता ही है, तो इसका मतलब जिस तरफ पॉइंट 1 0 था उसी तरफ इसको शेड करना है। तो इसका शेडेड पोर्शन जाएगा इधर, इसका भाग रहा है इधर, इसका भाग रहा है इधर, तो दोनों में जो कॉमन रीजन है वो नहीं आ रहा कुछ। अब कॉमन रीजन ही नहीं आ रहा तो आंसर लिख देंगे नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर जो 7 है सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, यानी जो टर्म 1 और टर्म 2 जो मैंने पहले भी करा रखा है आपको वीडियो, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर। फ्री स्टडी मटेरियल में आप जाओगे, वहाँ पर जाके जो CBSE सैम्पल पेपर का एक फोल्डर बना हुआ है उसमें जाओगे तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि ये आपके पास इसको इंटीग्रल करना है। अब इंटीग्रल करना है तो ये बना हमारे पास 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2। अब सबसे पहले कोई भी मेथड आप कर रहे हो इंटीग्रेशन में, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये देखना है कि जो फंक्शन है प्रॉपर रैशनल है या नहीं है। अगर प्रॉपर रैशनल नहीं है तो उसे पहले बना दो। कैसे बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर की भी 2 है, तो ये प्रॉपर रैशनल नहीं है। तो इसको प्रॉपर रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड करो। तो ये जो 2x² + 1 है इसको आप डिवाइड करो x² - 3x + 2 से। तो हमने इसको डिवाइड किया 2 से, तो आ गया 2x² - 6x और प्लस में 4। साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया। x वाले टर्म ऊपर तो कुछ नहीं है तो 6x ही रहेगा, लेकिन कांस्टेंट इधर 1 है, इधर -4 है, तो ये आएगा -3। तो 6x - 3 बच गया रिमाइंडर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 6x - 3 डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें से जो 2 है ये तो अलग ही हो गया, तो इसका तो इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। बाकी जो ये बचेगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। इसको नीचे फैक्टर करोगे, फैक्टर इसके बन जाएंगे x - 1 और x - 2। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके इसके ये 2 फैक्टर बन गए। अब यहाँ से आपको इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2x आ गया। इसका इंटीग्रेशन मैं अभी i लिख के यहाँ पर छोड़ देता हूँ।
आई इसको सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो आई हमने क्या लिया, आई हमने लिया 6x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे हमारे पास दो फैक्टर बने हुए हैं, दैट मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, इजीली पता लग जाएगा कौन सा मेथड लगाना है। तो अब इसको आप पुट करेंगे 6x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 1 एंड b अपॉन x माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको a b की वैल्यू निकालनी है, इनको यहाँ पुट करना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन इसका बड़े आराम से हो जाएगा। अब a b की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि हमारे पास तरीका ऐसा होना चाहिए जो छोटा भी हो, टाइम हमारा बचाए और सही भी हो। तो आपको मैंने वैल्यू निकालने के लिए कंपेयरिंग वाला मेथड भी बताया हुआ है, पुट करने वाला मेथड भी बताया हुआ है और शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है। अगर आप लोगों ने मिस कर रखी है शॉर्ट ट्रिक तो ऊपर प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे रहा हूँ, शॉर्टकट वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो का कैलकुलेशन ट्रिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप देखो, कैलकुलेशन रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलेंगे और इंटीग्रेशन के मैंने 5, 6, 7 वीडियो बना रखे हैं, 5, 6 वीडियो हैं शायद। तो वहाँ से आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, स्पेशली अगर वो MCQs में हो या छोटे क्वेश्चन हो या इस तरह से आपको a b की वैल्यू निकालनी हो। क्योंकि यहाँ पर a b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या मेथड यूज़ कर रहे हो डजेंट मैटर, वैल्यू सही होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू निकालने के लिए आपको पुट क्या करना है, कैसे करना है। a के नीचे देखो x माइनस 1 है, तो वहाँ से x की वैल्यू निकालो। अब x की वैल्यू पुट करो, या x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इस 1 को आपको पुट करना है a की वैल्यू निकालने के लिए। 1 को कहाँ पुट करना है, लेफ्ट वाले पोर्शन में पुट कर देना है, सिर्फ इसको छोड़ देना है जहाँ से हमने वैल्यू निकाली है। x माइनस 1 को छोड़ देना, बाकी इसको छोड़ के बाकी सब जगह आप x की जगह 1 पुट करो तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 माइनस 3 3 आ गया। नीचे क्या आएगा, यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, यानी a की वैल्यू तो आ गई माइनस 3। b की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके लिए b के नीचे है फैक्टर x माइनस 2, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 मिलेगी हमें। अब इस 2 को अगर आप पुट करोगे, अब जब 2 b की वैल्यू निकालनी होगी तो इस x माइनस 2 को छोड़ देना, यहाँ पुट नहीं करनी है। यहाँ करोगे तो आ जाएगा 6 टू 12, 12 माइनस 3 हो गया 9। नीचे आ गया आपके पास, यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस 1 1 आ गया, तो 9 अपॉन 1 मतलब 9। तो a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई और बड़े आराम से निकल गई। अब इसको आपको यहाँ पर पुट कर देना है, तो इंटीग्रल हमारा क्या बना, a की जगह -3 अपॉन में x माइनस 1, b की जगह 9 अपॉन x माइनस 2। अब इनका जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है कि लॉग में होता है, -3 लॉग x माइनस 1 9 लॉग x माइनस 2 प्लस में c। अब यहाँ से इसका लॉग आप हटाकर पावर में भी लेके जा सकते हो। एक तो ये माइनस में है, पहले तो 3 को हटाओ यहाँ से, माइनस लॉग x माइनस 1 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 3, प्लस 9 को ले जाओगे तो log x माइनस 2 की पावर 9। अब यहाँ माइनस में है तो इन दोनों को जब आप इकट्ठा करोगे तो x माइनस 2 की पावर 9 को तो आप ऊपर लिख देना और x माइनस 1 की पावर 3 को नीचे लिख देना। इस वैल्यू को उठाकर आप डाल दो यहाँ पर फर्स्ट में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस आई की जगह हमारे पास ये आ गया। अब इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसमें देखो, यहाँ पर कहता है, ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, द सप्लाई फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज 100p इक्वल्स टू x प्लस 20 का होल स्क्वायर, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस इज ₹25। तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, मार्केट प्राइस यानी p की जगह पर आप पुट कर दो यहाँ पर 25 जो आपको दे रखा है इसने, तो 100 इंटू में 25 इज इक्वल्स टू x प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर है। अब दो काम हो सकते हैं कि या तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, फिर सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करके स्प्लिटिंग वेरिएबल टर्म करो, फिर आपके पास x की वैल्यू आएंगी। लेकिन आप दूसरा काम करोगे तो वो आसान रहेगा, आप दोनों का स्क्वायर रूट कर दो पहले ही। 100 का स्क्वायर रूट करेंगे 10 आ जाएगा, 25 का करेंगे 5 आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। वैल्यू प्लस माइनस में आती है, जो वैल्यू है जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो प्लस माइनस में आती है, तो यहाँ पर आप प्लस माइनस का साइन ले लो।
यानी ये वैल्यू बन गई आपके पास प्लस माइनस 50 सॉरी 10 इंटू 550। तो एक बार आप x प्लस 20 की वैल्यू आप 50 लेके देखो और आप एक बार x प्लस 20 की वैल्यू माइनस 50 लेके देखो। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे 30 आएगी और यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे माइनस 70 आएगी। x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू आ गई 30। यानी अगर x नॉट हमारे पास 30 है तो P नॉट हमारे पास है 25। अब आपसे पूछ रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस, तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला होता है x नॉट P नॉट माइनस 0 टू x नॉट सप्लाई फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन। तो x नॉट की वैल्यू 30 आई हमारे पास, P नॉट की वैल्यू 25 है, तो 0 टू 30 सप्लाई फंक्शन आपके पास। यहाँ से P की वैल्यू निकाल के आप रखोगे x प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। 100 आ जाएगा बाहर, 25 3 जा 750 हो गया, 100 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन करना है आपको x प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी आपको इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप इसको खोलने बैठ जाओ। जैसे आप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही आप करो। तो x स्क्वायर के इंटीग्रेशन में क्या होता है, x प्लस 20 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 होता है, ऐसे ही रखो। x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो आगे और कुछ नहीं करना है, बस सीधा आप लिमिट लगा दो। यहाँ आ जाएगा 30 प्लस में 20 50 की पावर 3 करोगे तो आ जाएगा 125,000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 पुट करेंगे तो 20 रह जाएगा। 20 का क्यूब करोगे 8000 बाय 3, अंदर आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 125 में से 8 माइनस करोगे आ जाएगा 117। 2 0 से 2 0 काट दो, 3 3 9 3 निम 27, 390 आ गया। तो 750 माइनस 390 तो आंसर आ जाएगा 360। ये बनेगा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि फिट इज स्ट्रेट लाइन ट्रेन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज़ करना है आपको और फिर आपसे ट्रेंड वैल्यू पूछ रहा है 2008 के लिए। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर ये जो टेबल आपको दो टेबल जो दे रखी हैं, इस टेबल को हम डिनोट कर लेते हैं x से या t से डिनोट कर लेते हैं, t से डिनोट कर लो, इसको डिनोट कर लेते हैं y से। आपको इसका टोटल चाहिए होता है, एक तो इसका टोटल कर लो। इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास 246। फिर x से एक टेबल आपको बनानी होती है। वो टेबल बनाने के लिए आपको पहले ओरिजिन ईयर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखो कि n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, n आपको 7 दिया हुआ है तो ओरिजिन ईयर बन जाएगा इसमें जो सेंटर वाला ईयर है 2004, ये ओरिजिन ईयर बनेगा। तो अब आपको यहाँ पर x की जो वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से जो भी आपकी टाइम दे रखा है उसमें से जो ओरिजिन ईयर है उसको माइनस करना है। तो सबसे पहले आप जो 2004 है ना, इसी के सामने आप जाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 +2 और +3। उसके बाद फिर एक कॉलम आपको बनाना है एक्स स्क्वायर का, फिर एक कॉलम बनाना है एक्स वाई का। एक्स स्क्वायर करोगे आप 941049, एक्स वाई करेंगे यानी इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, -90 हो गया, -70, उसके बाद -36, फिर 0 हो जाएगा, 37, फिर 40 और 4 160 हो गया, 36 इंटू में 9, सॉरी 36 इंटू में 3, यहाँ पर भी गड़बड़ कर दिया हमने, 42 जा 80 आएगा यहाँ पर, और 36 इंटू में 3 108। इसका टोटल करोगे 9 4 13 14 14 28, इसका टोटल करोगे 0 ही आएगा। इसका टोटल करो, इसका टोटल क्या बनेगा, देखो 108 में से 90 माइनस करेंगे तो बनेगा आपके पास 18, ठीक है। 80 में से 70 माइनस करोगे 10, 18 और 10 28, और एक यहाँ से हो गया 28 और 1 29, तो इसका टोटल बना 29।
अब उसके बाद जब ट्रेंड वैल्यू हमें निकालनी होती है तो उसके लिए ट्रेंड इक्वेशन बनानी पड़ती है। उसके लिए ए की वैल्यू आती है सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन, यानी 246 डिवाइडेड बाय 7। अब 246 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ रही है आपके पास 35.14। फिर हम बी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है हमारे पास सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो 29/28। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ रही है 1.036। तो जो ट्रेंड इक्वेशन है, ट्रेंड इक्वेशन होती है ए प्लस बी एक्स। तो ए की वैल्यू आई 35.14 और बी की वैल्यू आई 1.036x। अब आपसे ट्रेंड वैल्यू पूछ रहा है, ये तो ट्रेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये आ गई क्या आपके पास, ट्रेंड इक्वेशन। ट्रेंड इक्वेशन तक पूछता तो बस यहीं पर ही छोड़ दो। अब ये ट्रेंड वैल्यू आपसे पूछ रहा है फॉर द ईयर 2008। तो 2008 के लिए पहले आप x डिसाइड करो क्या होगा। यहाँ तो 2007 तक ही है, तो 2007 पे जो x की वैल्यू है वो 3 है, तो 2008 पर जो वैल्यू आएगी एक बढ़ जाएगी, मतलब 4 हो जाएगी। तो इफ t इक्वल्स टू 2000 देन x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर आप x की जगह 4 पुट करो, तो 35.14 प्लस 1.036 इंटू 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो। अब इनको ऐड कर दो आप, तो आ जाएगा 39.284। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 10 कार्टन्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन। हमने एक ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन से 10 हमने कार्टन ले लिए, यानी n की वैल्यू आपको मिल गई 10। द मीन नेट वेट ऑफ द 10 कार्टन इज दिस। तो मीन नेट वेट आ गया आपके पास 11.8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.15। Does the sample mean differ significantly from the intended mean of 12 kg? तो intended mean मतलब ये आ गया म्यू नॉट आपके पास। तो आपको ये बताना है कि जो सैंपल मीन है वो इससे डिफरेंट होगा या नहीं होगा। मतलब यहाँ पर अगर नल हाइपोथेसिस आप बनाते हो तो आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू 12 और ऑल्टरनेट आ जाएगा म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 12। अगर ऐसे आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर आपको वैल्यू क्या लिखनी है, समझ में नहीं आ पा रहा है, कभी कभी हो जाता है, तो आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो। जो नल हाइपोथेसिस है उसमें लिखो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, और जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसमें लिखो देयर इज़ ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस। तो अब यहाँ पर आपको टी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा सैंपल मीन माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस अपॉन में रूट n माइनस 1। n माइनस 1 क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो सैंपल मीन हमारे पास है 11.8 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 0. ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे डिनोट कर लो या इससे कर लो, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। तो 11.8 माइनस 12 करेंगे माइनस 0.2, नीचे आ जाएगा 0.15 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे 9 आ जाएगा, और इसकी सॉल्व करेंगे 9 आएगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस 0.6 अपॉन में 0.15। इसका डेसिमल आप हटाओगे और इसका डेसिमल आप हटाओगे, 15 4 60 आ जाएगा -4। अब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो जो गिवन वैल्यू है उससे बड़ी है या नहीं है, तो यहाँ देख रहे हो कि इससे बड़ी है। तो गिवन वैल्यू जो हमने वैल्यू निकाली है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो +4 हो जाएगी, +4 इससे बड़ा है। तो ये बड़े होने का मतलब है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो हो गया रिजेक्ट। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि जो इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा फर्क है, क्योंकि रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया मतलब ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो आप लिख देंगे देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेक्शन नंबर बी का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है कि मधु एक्सचेंज हर ओल्ड कार वैल्यू एट रुपीज़ दिस। मधु ने अपनी जो पुरानी कार है ना उसको एक्सचेंज करना है, उसकी वैल्यू है 1,50,000
विद ए न्यू वन प्राइस एट ₹6,50,000। नई कार वो लेना चाहती है जिसका प्राइस है 6,50,000। शी पेड ₹X एज डाउन पेमेंट। अब उसने उसमें से जो पैसा बचा उसमें से उसने डाउन पेमेंट दे दिया X का, एंड द बैलेंस इन 20 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹this। और इतने की उसने EMI बनवा ली, 20 मंथली इंस्टॉलमेंट बनवाई उसने। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको 9% पर एनम का पड़ रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है, मतलब डाउन पेमेंट कितना दिया। अब आप पहले तो ये निकालो जो इफेक्टिव प्राइस है, जो उसको लोन लेना है, इफेक्टिव प्राइस कितना है कार का। तो इफेक्टिव प्राइस जो है कार का, जो नई कार है वो है 6,50,000 की, और जो उसकी पुरानी कार है 1,50,000 की जा रही है, तो उसको 5 लाख रुपए चाहिए। मतलब कार उसको 5 लाख की पड़ रही है पुरानी देने के बाद। अब उस 5 लाख में से उसने कुछ पैसा जो है वो एज ए डाउन पेमेंट दे दिया, वो हमने मान लिया डाउन पेमेंट, हमने मान ली ₹X दे ही रखी उसने ₹X। अब उसकी ये डाउन पेमेंट होगी तो लोन अमाउंट कितना बना, जो उसको किस्त बनवानी है उसके लिए लोन अमाउंट है कितना, यानी जो आप P यहां पर डिनोट करते हो। अब वो कितना बना, जो 5 लाख है, 5 लाख में से उसने X रुपए तो दे दिए, बाकी जो बचेगा वही तो यहाँ पर वो बनेगी उसकी डाउन पेमेंट वही तो बनेगा जो उसका बाकी का बैलेंस होगा, जो उसको लोन लेना होगा। अब उसका जब लोन वो लेती है तो 21,000 रुपये की उसकी EMI बनती है। टाइम उसको 20 मंथली इंस्टॉलमेंट है। अब मंथली इंस्टॉलमेंट है 20, तो यहाँ पर 20 ही रखना है, 20 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसने वर्ड दे दिया 20 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका बनता है 9%। इसको क्योंकि 9% पर एनम है, इसको आपको डिवाइड करना है 12 से, तो ये डिवाइड करके आपके पास ये बनेगा 0075। करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर देखना वैल्यू दे रखी होगी, देखो n भी देखो 20 है तो यहाँ पर आपको 20 दिया हुआ है। अब उसके बाद EMI का 3 फार्मूले हमने डिस्कस कर रखे हैं, जो हमारे रेगुलर वीडियोस थे, अगर आपने वो फॉलो किए हो तो EMI के 3 फार्मूले हैं। तो आपको यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाना है, आपको उसके लिए देखना पड़ेगा कि यहाँ पावर माइनस में या प्लस में। अगर माइनस में पावर है तो फार्मूला अलग होता है, और प्लस में पावर होती है तो फार्मूला अलग होता है। और अगर आपको एन्युटी टेबल वाला फार्मूला दिया होता है, वैल्यू दी होती है, तो फिर आप एन्युटी टेबल वाला फार्मूला लगाओ। तो इसमें जो फार्मूला होता है हमारे पास EMI का, ये होता है P इंटू आई, और नीचे होता है 1 - 1 + i⁻⁻n। ये फार्मूला हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये देखो कि EMI तो आपको दे रखी है इसने 21,000, और P हमारे पास कितना है 5 लाख - X इंटू आई, यानी 0.0075 डिवाइडेड बाय 1 - 1 + 0.0075 की पावर -20। ये जो 0.0075 है इसको आप इसके नीचे ले आओ, 21,000, यहाँ आ जाएगा 5 लाख - X डिवाइडेड बाय 1 - इसमें से इसको ऐड करोगे, ऐड करके आपके पास ये वैल्यू बनेगी 1.0075 की पावर -20, इसकी वैल्यू ये है। तो ये 0. इसकी जो वैल्यू दे रखी है ना, आपको वही पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर काफ़ी लंबी वैल्यू दे रखी है, लेकिन जो भी दे रखी होगी वही पुट करना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी लेकिन आंसर उसी से सही आएगा। यहाँ डेसिमल हटाएंगे, 2 0 आ जाएंगी ऊपर, 21,000 पहले था, 2 0 और लगा दो, और 2 नहीं 4 0 आएंगी, और नीचे आ जाएगा 75। 5 लाख - X डिवाइडेड बाय 1 में से आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 9 - 8, 9 - 9, 9 - 8, 9 - 1, फिर 9 - 1, 9 - 6 और 9 - 8, ये आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पर आप लाओगे तो डेसिमल के बाद यहाँ पर देखो 4 हैं, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 4 3 7, यहाँ पर 7 0 हैं, तो डेसिमल एक प्लेस के बाद आ जाएगा। यहाँ पर ये मतलब बन जाएगा 2.1, या आप इसको 21 ही रहने दो,
इसको 21, बाकी उसे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1388101.5 एंड डिवाइडेड बाय 75। इसको पहले आप काट लो 3 से। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको आपको 15 से देखो, 5 से तो कट ही जाएगी, 3 से कटेगी नहीं कटेगी, ये देखो 3 और 1 4, 4 8 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 5 27, तो 3 से भी कट जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा 15 से कट जाएगा। तो कटने के बाद ये आएगा आपके पास 388920 मल्टीप्लाई करने के बाद 388920, और यहाँ बचेगा हमारे पास 5 लाख माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको 5 लाख में से 3,88,920 को करना पड़ेगा माइनस 0, 10 में से 2 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 1, 9 में से 8 1, 4 में से 3 गए 1, तो 1,11,080 रुपीज़ इतना उसने दे दिया डाउन पेमेंट। उसके बाद सेक्शन सी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है इन सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इट इज़ फाउंड दैट देर आर 10,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 hours एंड 40,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 5 hours। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाई दिए हैं, और अपने अगर वीडियोस देखे हों, वन शॉट वाले मेरे वीडियोस अगर देखे हों, तो उसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो टर्म 1 या टर्म 2 के अंदर आ चुके हैं। कई क्वेश्चन हमने इस तरह के उसमें ले रखे थे, तो अगर आपने वो भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए होंगे ना, वन शॉट अच्छे तरीके से, तो कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा, और प्लस आपकी तैयारी भी ना डेफिनेटली अच्छी होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो भैया देख लो, वन शॉट देख लो पहले, ये देखने से पहले, करने से पहले ना वन शॉट देख के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया। हम तो हमने मान लेते हैं कि लेट P be the number of bacteria at any time t। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया क्या दे रखा है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी जो dP/dt है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। इस प्रोपोर्शनल को जब आप हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है K कांस्टेंट। यहाँ दिखा दो वेयर K इज एनी कांस्टेंट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है। P को आप इधर लाओ, K dt, इसको इंटीग्रेट करो। मैंने इंटीग्रेशन नहीं कर दिया, पहले इंटीग्रेशन का साइन दिखाओ, अगले स्टेप में इंटीग्रेशन करना है। तो इधर आ जाएगा log p, इधर आ जाएगा kt प्लस में c। log को हटाकर आप इस साइड लेकर आते हो तो ये बन जाएगा p e की पावर kt प्लस में c। इसको आप अलग अलग कर दो, e की पावर kt इंटू में e की पावर c। अब e की पावर c ये दोनों मिलकर एक कांस्टेंट ही बन रहे, तो इसको खाली आप c लिख लो, या कुछ ही और से डिनोट कर दो, लैम्डा से डिनोट कर दो, जैसे मर्जी, खाली सी भी लिख सकते हो, कैपिटल सी, या लैम्डा लिख दो, या कुछ और लिख दो। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर कहता है कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है ना वो 10,000 हो जाते हैं एट द एंड ऑफ 3 hours, यानी अगर टी की वैल्यू 3 है तो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो है 10,000। तो यहाँ पर पी की जगह 10,000 पुट कर दो, ई की पावर लैम्डा इंटू में, पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम कि स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे। तो पहले आप क्या करो, इसको करने से पहले आप पहले लो टी अगर 0 है तो लैम्डा, तो आपको पी कितना दे रखा है। हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर इस तरह के में सबसे पहले टी 0 पर देखो कि वैल्यू क्या है। अब इसने स्टार्टिंग में बैक्टीरिया हमें दे नहीं रखे क्या है, तो मान लेते हैं कि टी अगर 0 है तो पी जो है वो पी नॉट के बराबर है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पी की जगह पर आपको पी नॉट रख देना है, और ये लैम्डा आ गया, ई की पावर के टी यानी 0 हो जाएगा ये,
e की पावर 0 1 हो गया, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पी नॉट आ गई। तो इक्वेशन अब आपके पास क्या बनी, p इक्वल्स टू पी नॉट ई की पावर के टी। अब आप ये कंडीशन लो कि इफ़ t इक्वल्स टू 3 देन p इक्वल्स टू 10,000। तो यहाँ पर पुट करो आप p की जगह 10,000, पी नॉट ई की पावर 3 के। फिर दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, 40,000 बैक्टीरिया हो जाएंगे 5 घंटे के बाद। अब इसको पुट करोगे यहाँ पर 40,000 पी नॉट ई की पावर 5 के। अब ये जो दो इक्वेशन है सेकंड थर्ड, इन दोनों को सॉल्व करके आपको पी नॉट की वैल्यू चाहिए। दूसरा डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग में कितने थे, बिगिनिंग में जो हमने निकाले पी नॉट है। तो अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या काम करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, थर्ड को डिवाइड कर दो फोर्थ से। ये है 40,000, ये है 10,000, इधर है पी नॉट ई की पावर 5 के, इधर भी पी नॉट ई की पावर 3 के। ये कैंसिल, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा ई की पावर 2 के। 4 को आप लिख लो 2 की पावर 2, इसको लिख लो ई की पावर के की पावर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं ई की पावर के की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। अब इस वैल्यू को आप थर्ड या फोर्थ कहीं पर भी पुट कर दो। थर्ड में आपके पास दे रखा है 10,000 इक्वल्स टू पी नॉट, ये ई की पावर 3 के को ऐसे लिख लेते हैं, ई की पावर के फिर उसकी पावर 3। ई की पावर के की वैल्यू 2 है, तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 को ले आओ इधर डिवाइड में, तो पी नॉट की वैल्यू बन गई 1250। यानी स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो इतने हैं 1250। 12th में कहता है कि कैलकुलेट द EMI अंडर फ्लैट रेट सिस्टम। 2 नंबर में इसने क्वेश्चन उल्टा कर रखा था, 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया हमें EMI का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, और यहाँ पर 4 नंबर में क्वेश्चन दे रहा है EMI का। चलो कोई बात नहीं। फ्लैट रेट सिस्टम से कह रहा है कि लोन 5 लाख का है, 10% का इंटरेस्ट बनता है 5 साल के लिए, कितनी EMI बनेगी। तो फ्लैट रेट सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से निकालेंगे, PRT अपॉन में 100। तो 5 लाख का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 5 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 2,50,000 का इंटरेस्ट बना। अब जब आप EMI कैलकुलेट करोगे तो EMI में क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ EMI। तो प्रिंसिपल हो गया 5 लाख, उसमें 2,50,000 का इंटरेस्ट जुड़ गया। अब नंबर ऑफ EMI में आपको ये नहीं रखना, 5 साल नहीं रखना, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि EMI का मतलब है मंथली इंस्टॉलमेंट। 1 साल के अंदर 12 इंस्टॉलमेंट हुई तो 5 साल के अंदर 60 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। इन दोनों को ऐड करोगे, 5 और 2 7,50,000 डिवाइडेड बाय 60 0। इसको आप काट लो, 3 से और काटोगे तो 3 दूनी 6, 25 3 75, फिर 2 से काटोगे इसे 12,500। तो जो आपकी जो EMI बनेगी वो 12,500 की बनेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है आपको ऑप्शन में, उस ऑप्शन में क्वेश्चन है, कहता है कि मशीन कॉस्टिंग ₹2 लाख हैज़ इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 ईयर एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 30,000। What amount should be company put into a sinking fund earning 5% per annum so that it can replace the machine after its useful life? Assume that a new machine will cost ₹3 lakh after 7 year. जो उसको पुरानी वाली मशीन है उसको हटाकर नई मशीन लेकर आनी है, तो उसके लिए सिंकिंग फंड वो कितना बनाएगा अगर उसको स्क्रैप वैल्यू उसकी 30,000 मिल जाती है। अब ये 30,000 आपको इसमें से माइनस नहीं करना है, क्योंकि जब वो मशीन खरीदने जाएगा अगले 7 सालों बाद तो मशीन उसको पड़ेगी 3 लाख की, 2 लाख की नहीं पड़ेगी, 2 लाख की आ जाए तो उसको सिंकिंग फंड बनाना पड़ेगा कितना, 3 लाख के हिसाब से उसको सिंकिंग फंड बनाना पड़ेगा। लेकिन जो पुरानी वाली मशीन है उसके 30,000 रुपये एज ए स्क्रैप वैल्यू उसके पास तो एक तरह से डिपॉजिट है, तो उसको 30,000 रुपये यहाँ से माइनस कर देने हैं, तो 2,70,000 का उसको बनाना पड़ेगा सिंकिंग फंड। अब उसमें उसको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम है, और यूज़फुल लाइफ उसकी 7 साल है,
n यहाँ पर 7 है। अब यहाँ पर जो सिंकिंग फंड का फार्मूला था वो लगा दो कि सिंकिंग फंड होता है r इंटू में 1 प्लस में i रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय i। तो a हमारे पास आ गया 2,70,000, r हमें निकालना है, i की जगह 0.05 हो गया, पावर 7 -1 हो रहा था इधर, डिवाइडेड बाय i मतलब 0.05। इसको यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दो आप, डेसिमल आ जाएगा इधर, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। यहाँ पर आ गया आपके पास 1.05 की पावर 7 की वैल्यू है 1.407 माइनस 1 करोगे तो 13500 इज इक्वल्स टू r इंटू 0.407 और r की वैल्यू निकालेंगे 13500 को डिवाइड करेंगे 0.407 से, तो ये डिवाइड करके आपके पास बन रहा है 33169.53। ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा जो आपको इसमें इकट्ठा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया इसने कि स्टार्टअप है कंपनी का, उसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 5 साल के लिए। द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वाज ₹3,50,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ₹3,80,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड ऑन मेच्योरिटी द फाइनल वैल्यू स्टूड एट ₹4,50,000। तो जो पैसा इसने लगाया था 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए इसने पैसा लगाया, तो 3 लाख रुपए उसने लगाए थे और उसको लास्ट में 4,50,000 रुपये मिल रहे हैं। तो यानी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर जो लगाई थी वो थी 3 लाख और जो फ्यूचर वैल्यू उसको मिली 4,50,000। कितने टाइम में? 5 साल में। तो आपसे पूछ रहा है कि CAGR इसका क्या होगा। तो CAGR जब आप निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। तो फ्यूचर वैल्यू है 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख रेज टू पावर 1/5-1। तो 4 जीरो आप इसको काटोगे, 15 दूनी 30, 15 ते 45, तो 1.5 आ गया। अब 1.5 की पावर 1/5 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.084, -1 करोगे तो 0.084। अब इन टर्म ऑफ परसेंटेज लिखेंगे तो 8.4%। ये इसका बनेगा CAGR। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में कहता है कि डाइटिशियन है, उसको 2 तरह के फूड बनाने हैं, फूड F1, फूड F2, इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन A, 10 यूनिट ऑफ विटामिन C. Food 1 contain 2 unit per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C. Food 2 contain 1 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin C. It costs ₹5 per kg and ₹7 per kg to purchase F2. तो अब यहाँ पर ये डाइट प्रॉब्लम होगी। तो डाइट प्रॉब्लम के अंदर 2 तरह का ये डाइट बना रहा है, एक F1 बना रहा है और एक F2 बना रहा है। इस डाइट को बनाने के लिए इसको हमने मान लिया कि जो फूड F1 है वो X यूनिट बना रहा है और जो फूड F2 है ये बना रहा है Y यूनिट। अब इसको बनाने के लिए जो कंटेंट इसे चाहिए, विटामिन A चाहिए और विटामिन C चाहिए। विटामिन A चाहिए यूनिट पर केजी और विटामिन C चाहिए यूनिट पर केजी। कितना चाहिए? देखो, विटामिन A जो उसे चाहिए फूड F1 में डालने के लिए, फूड F1 कंटेन 2 यूनिट पर केजी विटामिन A, 1 यूनिट पर केजी विटामिन C, 2 और 1। और जो फूड 2 है उसके अंदर 1 यूनिट पर केजी विटामिन A और 2 यूनिट पर केजी विटामिन C। और जो इसकी क्वांटिटी है, विटामिन A की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है कि एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन A होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है? एटलीस्ट में ये वाला सिंबल आ जाएगा, 8 यूनिट होना चाहिए और ये 10 यूनिट होना चाहिए, दोनों में एटलीस्ट। तो यहाँ से जो कंस्टेंट है ना हमारा वो बन गया पहला 2x प्लस में y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8। दूसरा कंस्टेंट बन गया x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10। और इसके अलावा एक कंस्टेंट जिसको हम इनविजिबल कंस्टेंट बोलते हैं अक्सर,
एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, कि x जो है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जो y है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये जो यूनिट आप बनाओगे, नंबर ऑफ यूनिट, आप नेगेटिव तो बना नहीं सकते, इसलिए इसको भूलना मत कभी भी। अब आपके पास जो कॉस्ट है वो दे रखी है फूड F1 की, तो ₹5 पर kg है, तो z आपको 5x मिल गया प्लस 7y। अब इसको आपको मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है, तो मिनिमम कॉस्ट कह रहा है तो यहाँ लिख दो अब मिनिमाइज़। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब जो क्वेश्चन है, पहले मैं कहता था कि टू फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सर फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज LPP। फॉर्मुलेट तो हमने कर दी, ये हो गया फॉर्मुलेट, खत्म हो गया काम पहले क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरे में क्या कहता है कि इसको सॉल्व करो, मिनिमम कॉस्ट बताओ। अब मिनिमम कॉस्ट बताने के लिए आपको इसका ग्राफ चाहिए, पहले तो ग्राफ हम बनाएंगे इसका। तो x की वैल्यू देखो 0 करते हैं तो y आ जाएगा 8, तो y को 8 यहाँ पर ले लिया हमने, y को 0 करोगे x आएगा 4। ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन किसकी ड्रॉ करी, लिख दो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इक्वल्स टू लिखना ग्राफ में जब आप लिखोगे तो। उसके बाद फिर x को 0 करेंगे तो y आ जाएगा 5, y को 0 करेंगे तो x आ जाएगा 10। ये दूसरी लाइन गई, ये किसकी लाइन ड्रॉ करी, लिख दो x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। x इक्वल टू 0 की लाइन ये होती है और y इक्वल्स टू 0 की लाइन ये होती है। कंस्ट्रेंट हो गए सारे। अब इनका निकालो कॉमन रीजन, और उसके लिए पॉइंट टेस्ट करते हैं। तो 0 0 जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो 0 0 पुट करने पर आएगा ये 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8, तो स्टेटमेंट आएगी फॉल्स। मतलब इसका जो शेडेड पोर्शन है अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया, और इससे भी आएगा फॉल्स, तो इसका शेडेड रीजन भी अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया। तो जो शेडेड पोर्शन है आपके पास, शेडेड पोर्शन बनेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन दोनों का बन रहा है, और इस लाइन से और इस लाइन से आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है अपने आंसर को, और इस तरफ वाला पार्ट है इसको आप शेड कर देना। अब सॉल्यूशन निकालने से पहले जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये और निकाल लो। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व आप कैसे भी कर लो, चाहे ग्राफ से कर लो, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड लगाकर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 4y आ गया, तो 4y माइनस वाई 3y आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 20 माइनस 8 12 आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। y की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू बन जाएगी 2, तो ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा 2 और 4। यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर दो कि पॉइंट A जो है, मतलब इसको आपको सॉल्व करके दिखाना ज़रूरी नहीं है कि आपने कैसे निकाला, वर्बली निकालो या फिर आप सॉल्व करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट आ गया। अब इसके बाद इसके कॉर्नर पॉइंट देखो शेडेड पोर्शन के, और यहाँ लिख लो z। z क्या था, 5x प्लस 7y। अब कॉर्नर पॉइंट शेडेड पोर्शन का एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। 0 8 है, 2 4 है और 10 0। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो 8 7 जा 56, 2 5 जा 10, 4 7 जा 28, तो ये बनेगा 38, 10 5 जा 50। इसमें से चाहिए आपको मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो ये है। लेकिन आप ये देखो कि जो शेडेड पोर्शन है, अगर ये बाउंडेड होता तो क्वेश्चन हमारा ख़त्म, मिनिमम वैल्यू ये आ गई, इस पॉइंट पर आ गई। लेकिन क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है तो आपको एक इनइक्वलिटी और ड्रॉ करके चेक करना है कि जो लाइन इसकी जाएगी, सॉल्यूशन की जो लाइन है वो शेडेड पोर्शन से तो पास नहीं करेगी, इसके साथ तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको एक इनइक्वलिटी ड्रॉ करनी होती है, ड्रॉ इनइक्वलिटी, क्योंकि अनबाउंडेड है, बस उसी केस में करना है। इनइक्वलिटी क्या लेते हैं हम, तो z हमारे पास आया 5x प्लस 7y, और इस पर जो मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी 38, और इस पर चेक करो कि क्या ये जो लाइन हम पास करेंगे ये शेडेड पोर्शन से पास करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक पॉइंट तो आपका यही आ गया, जिस पॉइंट पर ये मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आपसे पूछा गया वो निकली है ना, तो एक पॉइंट तो आपका यही आ गया। एक पॉइंट और देखो, अब उसके लिए आप यहाँ पर पुट कर लो y को 0,
तो x की वैल्यू बनेगी 38/5। 38/5 का मतलब आ गया 7.2। अब 7.2 मान लो यहाँ कहीं आएगी, तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से डॉटेड लाइन करके आप ये इनइक्वलिटी दिखा दो और ये दिखाओ कि जो इनइक्वलिटी आपने दिखाई है which has no common point in feasible region। इट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई, मिनिमम कॉस्ट हो गई ₹38 इफ नंबर ऑफ यूनिट of F1 and F2 is कितने ये 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। अगर ये लाइन शेडेड पोर्शन से पास कर जाती तो ये मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमने जो टर्म 2 का पेपर था वो कंप्लीट कर लिया है और आपको टर्म 1 टर्म 2 दोनों के पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस तरह का क्वेश्चंस आपको सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।